हेलो 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 एंड वेलकम टू ए न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा। जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 11 की तैयारी केमिस्ट्री के साथ। आज है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का लेक्चर नंबर 3। तो बिना किसी देरी के डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं, चलो। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिवीजन को देख लेंगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है। लास्ट का क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा था पहले थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। फिर हम लोगों ने पढ़ा है रादरफोर्ड, ये था पहला टॉपिक हमारा लास्ट लास्ट क्लास का। फिर हम लोगों ने पढ़ा है रादरफोर्ड, रादरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। और फिर हम लोगों ने ख़त्म किया किससे? हम लोगों ने ख़त्म किया है बोर्स एटॉमिक मॉडल से, ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल से। लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल मैंने लास्ट, जब हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा, बाकी सब मॉडल्स का हम लोगों ने ड्रॉबैक्स दे दिया था तभी। लेकिन हम लोगों ने बोर्स के मॉडल का ड्रॉबैक्स तभी नहीं दिया था। लेकिन हमको पता है कि बोर के मॉडल में, बोर्स एटॉमिक मॉडल में थोड़ा सा ड्रॉबैक्स तो होगा ही। क्योंकि अगर नहीं होता तो नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट जो हमारा हमारा क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल है, वो तो कभी आता ही नहीं। तो जो अगर ड्रॉबैक्स है तो हम लोगों ने उसको क्यों नहीं देखा तब? क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों को कि थोड़ा सा हम लोग बोर के एटॉमिक मॉडल को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। हम लोगों ने पोस्टुलेट्स तो पढ़ लिया था, हम लोगों ने एक्चुअल जो बोर ने एटॉमिक मॉडल जो दिया था वो तो हम लोगों ने निकाल लिया था। लेकिन हम लोगों ने क्या नहीं निकाला, हम लोगों ने थोड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं किया कि बोर का एटॉमिक मॉडल एक्चुअली में आया कहाँ से। इसका बोर एटॉमिक मॉडल को बनाने के लिए जो जो जितना भी थ्योरम्स और जितना भी एक्सपेरिमेंट्स का हेल्प हम बोर ने लिया था, उसको हम लोगों ने तभी पढ़ा नहीं था, जो कि आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो जो बोर का एटॉमिक मॉडल था, उसके पीछे का राज, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, पीछे का राज। इसको हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? बोर्स के एटॉमिक मॉडल का समझ लो कि पार्ट टू पढ़ेंगे, पार्ट टू, ठीक है। बोर के एटॉमिक मॉडल का पार्ट टू ही पढ़ेंगे, जो कि होगा मतलब उसका एप्लीकेशन पार्ट। फिर लास्ट में जाके जब हमको बोर्स के एटॉमिक मॉडल का सब चीज़ पता चल जाएगा, तब हम लोग जाके कह सकते हैं कि बोर का ड्रॉबैक क्या है। तो बोर के ड्रॉबैक को जानने के लिए हमको बोर के एटॉमिक मॉडल को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कि उसके पीछे का राज भी जानना पड़ेगा, उसका एप्लीकेशन पार्ट भी जानना पड़ेगा। फिर हम लोग बोर के ड्रॉबैक के बारे में पढ़ेंगे, या फिर अगर कुछ और भी टॉपिक्स आज होता है तो वो भी पढ़ लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो अगर तुम अभी अभी ज्वाइन किए हो और तुमने ये वाले लेक्चर से स्टार्ट किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखना, क्योंकि यहाँ पे मैंने थंबनेल को पढ़ के तुम लोग शायद ये सोच रहे होगे कि अरे ये सब टॉपिक्स तो अभी मैंने किया नहीं है, अभी कर लेते हैं। ऐसा सोचने से तुम्हें टॉपिक्स तो समझ आएगा, लेकिन ये जो ब्रॉडर सेंस ऑफ सब्जेक्ट है ना, ये ब्रॉडर सेंस ऑफ द चैप्टर, ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं तुमको अभी से बोल रहा हूँ कि अगर तुमने पार्ट थ्री में ज्वाइन किया है ना, तो पार्ट थ्री पहले ही मत देखो। इस वीडियो को अभी पॉज कर लो, पहले तुम देखो पार्ट वन, मतलब लेक्चर वन देखो, फिर देखो तुम पार्ट टू, फिर आके तुम अभी आओ पार्ट थ्री में। और पार्ट थ्री में तो खत्म नहीं होगा, शायद पार्ट फोर आएगा। मतलब पार्ट फोर तो आएगा ही, ये तो मतलब गारंटीड है। अब पार्ट फाइव भी आ सकता है, वो देखते हैं, अगर पार्ट फाइव आता है या फिर पार्ट सिक्स आता है या फिर कुछ और, ठीक है। और एक चीज़ कि अगर तुम पार्ट वन और पार्ट टू देख के आए हो, तो मैं बोलूँगा कि अगर तुमने पार्ट टू एक वीक पहले देखा था ना, तो एटलीस्ट जो बोर का पार्ट है ना, वो तुम लोग फिर से एक बार अपने कॉपी से ही रिवीजन दे दो, या फिर मेरे वीडियो से थोड़ा सा एक बार फिर से वो टॉपिक्स देख लो, ताकि तुम्हें थोड़ा इजी हो कि इसको समझने के लिए। वरना तुम इजीली समझ नहीं पाओगे कि पार्ट पार्ट थ्री में मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो एज ए कंटिन्यूएशन हम लोग जाएंगे। तो लास्ट हम लोगों ने देखा था बोर का एटॉमिक मॉडल। अभी हम देखेंगे उसके पीछे का राज, मतलब उसको बनाने के लिए कौन से थ्योरम का हेल्प लिया गया। जो द फर्स्ट थ्योरम जिसका हेल्प लिया गया, उसका नाम है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी मैंने बोला था, अगर तुम इसके पहले लेक्चर देखोगे, कि बोर्स का एटॉमिक मॉडल जो था ना, वो क्वांटम मैकेनिकल बेस्ड था,
ठीक है। तो ये जो क्वांटम मैकेनिकल बेसिस आता है ना, ये टोटली क्वांटम मैकेनिकल बेसिस पे नहीं था बोर का, ठीक है। उन्होंने एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स को मिक्स किया था। तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो पोर्शन था उस उनके एक्सप्लेनेशन में, ये एक्चुअली डिराइव था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। मतलब उसके ऊपर बेसिस था, ऐसा नहीं था कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को पूरा ही उठा के दे दिया, उसके ऊपर बेसिस था। तो देखते हैं उसका मेन पॉइंट्स क्या बोलते हैं। क्या बोलता है, द एनर्जी एमिटेड बाई एटम्स, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डू एमिट एनर्जी। जब उन उन पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो एक लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, और फिर हायर से लोअर जब आते हैं तब वो एमिट कर देते हैं, ठीक है। तो द एनर्जी एमिटेड बाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूसली बट डिसकॉन्टिन्यूसली। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा सोचो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पेज लेके तुमको समझाता हूँ। सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से मतलब एनर्जी निकल रहा है। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस लाइन नहीं होगा, ठीक है। इस लाइन को अगर हम लोग एनर्जी समझेंगे, इस लाइन को अगर हम लोग एनर्जी समझते हैं ना, तो ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा। मतलब दूर से अगर एक मैक्रोस्कोपिक लेवल में तुम लोग अगर देखोगे ना, तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एक्चुअली में ये कंटिन्यूअस नहीं है। एक्चुअली में ये कंटिन्यूअस नहीं है। तुम अगर एक मैक्रोस्कोपिक लेवल में देखोगे तो ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एक्चुअली में ये कैसा होगा पता है। अगर तुम इसको जूम करोगे ना, इस कंटिन्यूअस लाइन को अगर तुम जूम करोगे तो देखोगे कि ऐसा ऐसा छोटा छोटा पैकेट्स करके निकल रहा है, ठीक है। ऐसा ऐसा पैकेट्स निकल रहा है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या निकल रहा है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, और ये क्या हुआ, ये हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस। और प्लैंक ने यही बताया, प्लैंक ने क्या बताया कि ये जो एनर्जी फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन है ना, ये डिसकंटिन्यूअस है, बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स, ठीक है। स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम, ठीक है। इन केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड फोटोन। ये एक स्पेशल केस है जहाँ पे लाइट के क्वांटम को हम लोग बोलते हैं फोटोन। लेकिन द एनर्जी एमिटेड बाय एटम्स, ठीक है, एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वो मतलब इलेक्ट्रॉन का मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे तुम समझ सकते हो कि ये पूरा एक एटम ही समझ सकते हो, इसको एक पूरा एटम ही समझ सकते हो, इसको एक पूरा एटम समझ सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये जो एटम से एनर्जी जो रिलीज होता है, एटम से जो एनर्जी रिलीज होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है, जिसको नाम नाम देते हैं क्वांटम। अब ये जो एनर्जी होता है ना, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। मतलब ई इज प्रोपोर्शनल टू वी, या फिर ई इक्वल टू एच वी, ठीक है। यहाँ पे वी मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, याद रहेगा कि v मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और h क्या है, h है, h इज इक्वल टू 6.626 ये इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। या फिर इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, यहाँ पे h क्या है, h एक्चुअली में है, इसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट, याद रहेगा, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग ने एक कांस्टेंट ले लिया जो कि है प्लैंक्स कांस्टेंट। उसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। या फिर तुम लोग अगर इसको अर्ग पर सेकेंड में लिखोगे ना, अगर तुम लोग इसको अर्ग पर सेकेंड में लिखोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम्स में कभी कभी ना अर्ग में आ जाता है ERG, तो यहाँ पे होगा 6.626 इंटू 10⁻27 को इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, -27 अर्ग पर सेकेंड, अर्ग पर सेकेंड, ठीक है। इसको तुम अर्ग पर सेकेंड में भी लिख सकते हो, अपने कॉपीज में नोट डाउन कर सकते हो। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय बॉडी विल बी सम होल नंबर क्वांटा, ठीक है। अगर एक बॉडी एमिट कर रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, तो वो एक होल नंबर क्वांटा होगा। मतलब E इज इक्वल टू NH V, ठीक है। NH V मतलब एक क्वांटम का एनर्जी हम लोगों ने पता
लगा लिया कि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के साथ प्रोपोर्शनल है। एक एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम हम लोगों ने निकाला ई इक्वल टू एच वी, ठीक है, या फिर एच न्यू, जो भी बोलो तुम लोग। कभी कभी फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी डिनोट किया जाता है। तो ई इक्वल टू एच वी एच न्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अभी एक एनर्जी तो एब्जॉर्ब नहीं होता हर जगह, कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा एनर्जी का पैकेट ऐसे रिलीज हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, किसी बॉडी से अगर कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा है ऐसे डिस्क्रीट पैकेट्स के थ्रू, और अगर किसी बॉडी में अगर एब्जॉर्ब हो रहा है बाय लाइक डिस्क्रीट पॉकेट्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो उसमें क्या होगा, जितना भी पैकेट्स आ जाएगा उसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे, और एच न्यू ऑब्वियसली तुम्हें पता है, अगर एक का वैल्यू एच न्यू एच वी है तो टोटल का वैल्यू कितना होगा, एन इंटू एच वी, जितना भी पैकेट्स है, जहाँ पे एन वन टू थ्री जितना भी हो सके उतना होगा। ठीक है, अभी ये हो गया हम लोगों का प्लंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का प्लंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लंक्स क्वांटम थ्योरी यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे जो प्लंक्स क्वांटम थ्योरी है ये थोड़ा तुमको थियोरेटिकल नॉलेज तुमको समझना पड़ेगा कि इसमें से क्या होता है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला जो भी यहाँ पे है ई इक्वल टू एच न्यू और ई इक्वल टू, रुकना एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे गलती से लाइन को ले लिया, मुझे यहाँ पे बॉक्स लेना था। ठीक है, तो ई इक्वल टू एच न्यू ये जो है, और ई इक्वल टू एन एच न्यू, यहाँ से कुछ तुम्हें प्रॉब्लम्स मतलब न्यूमेरिकल्स आ भी सकता है या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है। और इसको समझने का मतलब इसको समझने का डेप्थ बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर तुम हायर क्लासेस में केमिस्ट्री को लेके पढ़ोगे तो इसको या फिर फिजिक्स को लेके पढ़ोगे तब इसके डेप्थ को मतलब बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है। लेकिन अभी हम लोगों को इतना ही चाहिए कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम लोगों को क्या बताता है और उसका रिलेशन क्या है बोर के मॉडल के साथ। ठीक है, अभी रिलेशन तुम्हें थोड़ा सा, अभी तुम ये सब जान लो, मैं लास्ट में जाके एक्सप्लेन करूंगा कि कोरिलेशन क्या है। ठीक है, अभी तुम लोग सिर्फ पढ़ लो कि ये होता था, ये थ्योरम्स हम लोगों ने यूज़ किया, मतलब बोर्ड ने यूज़ किया उसका उसका एटॉमिक मॉडल बनाने के लिए। चलो अभी नेक्स्ट जो थ्योरी उन्होंने यूज़ किया, नेक्स्ट जो थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल बनाया, उसको हम लोग जानेंगे। सो जो नेक्स्ट थ्योरम जो हम लोग देखेंगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था ना, उस वो किसने किया था, वो परफॉर्म किया था हर्ट्ज ने। कौन से साल में, 1887 में। ठीक है, हर्ट्ज इन 1887, 1887 में उन्होंने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसका सेटअप कैसा था पता है, यहाँ पे एक वैक्यूम चेम्बर उन्होंने लिया था। ठीक है, तब मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना कि कैथोड रे ट्यूब या फिर डिस्चार्ज ट्यूब का बहुत मतलब तब मतलब प्रचलन था। तब वहाँ उस चीज़ के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे बहुत सारे साइंटिस्ट ने। तो हर्ट्ज भी उन्हीं में से एक था। उन्होंने डायरेक्टली कैथोड रे ट्यूब को नहीं लिया था, उन्होंने एक वैक्यूम चेम्बर बनाया एक डिस्चार्ज ट्यूब को लेके, और यहाँ पे एक मेटल सरफेस को मतलब एक कोने पे एम्बेड कर दिया था। ठीक है, अभी क्या किया, एक डिटेक्टर को ऑपोजिट साइड में एम्बेड किया, मेटल सरफेस के ऑपोजिट साइड में, और उस डिटेक्टर में से एक एमीटर को पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग डायग्राम में देख सकते हो कि ये रहा एक वैक्यूम चेम्बर, ये था एक वैक्यूम चेम्बर, यहाँ पे मेटल सरफेस था, यहाँ पे मेटल सरफेस था, और उसके ऑपोजिट साइड में एक डिटेक्टर था, डिटेक्टर को एमीटर के साथ फिक्स कर दिया। अभी जब यहाँ से लाइट आ रहा था ना, यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा लाइट का वो, जहाँ पे लाइट लिखा था वो कट गया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जहाँ पे लाइट जहाँ से हिट कर रहा, मतलब लाइट आ रहा था मेटल सरफेस के ऊपर हिट कर रहा था, और यहाँ पे डिटेक्टर में क्या हुआ पता है, डिटेक्टर में एक फ्लक्चुएशन दिखा, डिटेक्टर में एक फ्लक्चुएशन दिखा कि कुछ एनर्जी का सोर्स तो वहाँ पे हिट कर रहा है। तो फिर उन्होंने ये मतलब कंक्लूजन कुछ निकाला कि जब मेटल सरफेस के ऊपर गिर रहा था तब मेटल सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहा था। ठीक है, उन्होंने एक मतलब ऐसा एक पोस्टुलेट्स, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिया था तीन चार, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तुम देख सकते हो कि मतलब बेसिक का क्या है कि इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट विथ सफिशिएंट एनर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट एनर्जी, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ क्यों।
अभी ये देख लो, विथ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम इट। ठीक है, अभी ये सफिशिएंट एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो कि अगर मतलब ऐसा समझ लो कि कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं, ठीक है, तुम्हारे दोस्त लोग एक बेंच में बैठे हैं और तुम्हें उस बेंच में बैठना है। अगर तुम उनसे थोड़ा वीक होगे, तुम उतने उनके जैसा उतना ताकतवर नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे एक बेंच मैंने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, ऐसे करके बैठे हैं। अभी तुम्हें भी इस बेंच में ही बैठना है, तुम्हें भी अपने दोस्तों के साथ ही बैठना है, लेकिन अब सब तो इधर फिट नहीं होगा। तुम यहाँ पे बाहर खड़े हुए हो, तुम यहाँ पे तो फिट नहीं होगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इनको एक धक्का देना पड़ेगा। ये जो धक्का है ना, अगर तुम्हारे शरीर में उतना ताकत नहीं होगा, तुम्हारे शरीर में उतना स्ट्रेंथ नहीं होगा कि तुम इनको धक्का दे के हटा पाओ। लाइक अगर तुम यहाँ से धक्का दे रहे हो तो ये लास्ट वाला जो तुम्हारा फ्रेंड है वो अगर नहीं हट पाए तो तुम वहां पे जाके बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास सफिशियंट स्ट्रेंथ होना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स के मामले में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मामले में, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है ना वो होता है एनर्जी। तुम्हारे पास सफिशियंट एनर्जी होना पड़ेगा कि तुम एक पीपल को, मतलब एक फ्रेंड को तुम यहाँ से धक्का दे के निकाल सको। यहाँ पे सबको अगर तुम इलेक्ट्रॉन पकड़ लेते हो, यहाँ पे अगर सब इलेक्ट्रॉन्स है, तो तुम्हारे पास सफिशियंट एनर्जी हो सके कि तुम एक इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल पाओ। अगर तुम्हारे पास सफिशियंट एनर्जी नहीं है तो तुम नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, यही इस कॉन्सेप्ट को लेके ही ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम लोग समझते हैं कि अगर हमारे एक बीम ऑफ लाइट के पास अगर सफिशियंट एनर्जी है, तभी वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता। ठीक है, अभी थोड़ा पोस्टुलेट्स को पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, फर्स्ट पोस्टुलेट यहाँ पे है, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट, एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। मतलब यहाँ पे उसका मीनिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है, दैट देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब एज सून एज जो लाइट बीम आके गिरता है ना, तभी के तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाता है, तभी के तभी सफिशिएंट एनर्जी के साथ अगर लाइट गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। लाइक इसका एक काउंटर एग्जांपल तुम लोग समझ सकते हो कि हीट, अगर तुम लोगों ने कहीं पे हीट करने की कोशिश की, लाइक सपोज एक फ्राइंग पैन को, एक कढ़ाई को तुम लोगों ने हीट करने की कोशिश की, अगर तुम लोग मतलब उसके हीट सोर्स के ऊपर उसको बिठाया है ना, अगर तुम लोगों ने उसको गैस के ऊपर बिठाया, तो तभी के तभी उस जस्ट इन दैट इंस्टेंट वो गर्म नहीं हो जाता, हीट इजीली मतलब स्प्रेड आउट नहीं होता, इवन दो मेटल एक अच्छा कंडक्टर है। लाइक इफ तुम लोग अगर सबसे बेस्ट कंडक्टर भी ले लेते हो, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर भी ले लेते हो हीट का, हीट एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि थोड़ा सा उसमें टाइम लैग होता है। लाइक उसको हीट करने के लिए, कुछ सरफेस को हीट करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तभी के तभी इंस्टेंटली नहीं होता। लेकिन ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, अगर सफिशियंट एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने का जो मतलब एनर्जी हो रहा है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का जो एट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है, एट्रैक्टिव एनर्जी है, उससे ज़्यादा अगर तुम्हारा इंसिडेंट एनर्जी होता है, जो बीम ऑफ लाइट आ रहा है उसका एनर्जी होता है, तो तभी के तभी इंस्टेंटली वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाता है। देर इज नो टाइम लैग बिटवीन देम, देर इज नो टाइम लैग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस ऑफ लाइट। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा वो डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना है और ब्राइटनेस ऑफ लाइट कितना है, क्योंकि अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसका जो एनर्जी कैरिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होगा और इजीली इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमें पता है ना एक सफिशिएंट एनर्जी तो चाहिए होगा। अगर वो ज़्यादा इंटेंसिटी से आ रहा है तो ऑब्वियसली उसका एनर्जी भी ज़्यादा होना चाहिए, और अगर उसका ब्राइटनेस भी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वी नॉट, यहाँ पे वी जीरो नहीं, इसको वी नॉट कर लो। फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वी नॉट, ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व।
एट ए फ्रीक्वेंसी v ग्रेटर देन v नॉट, ठीक है, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसको समझने की कोशिश करो कि क्या था यहाँ पे, मैंने जो एग्जांपल दिया था ना, वही है कि अगर तुम अपने फ्रेंड्स को धक्का दोगे तो वो भी एक मतलब खुद से मतलब ऐसा कोशिश करेंगे कि तुम्हें बैठने की जगह ना दे, ठीक है। लास्ट वाला बंदा सबसे ज्यादा कोशिश करेगा ना कि वो धक्का दे के बाहर ना निकल जाए, धक्के से बाहर ना निकल जाए। तो वो कलेक्टिवली एक तुमको एक मतलब पुश बैक देंगे कि तुम नहीं अंदर बैठ पाओ, कोई बाहर ना निकले। तो वो जो एक मिनिमम एनर्जी तुम्हें मतलब इसको अगर तुम लोग मेटल समझ लेते हो, इस अरेंजमेंट को अगर तुम लोग मेटल समझ लेते हो, तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स वो लोग भी तुम्हें दे रहा है ना, तुम्हें जो रेजिस्टेंस दे रहा है कि नहीं तुम मत बैठो यहाँ पे, ऐसा जो है ना, उसको मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कि तुम्हें इससे ज्यादा इनका कलेक्टिव जो उनका फोर्स जो वो अप्लाई कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हें रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा तुम्हारा स्ट्रेंथ होना चाहिए, वरना तुम इनको धक्के मार के बाहर नहीं निकाल सकते। तुम तुम्हें इसको इजेक्ट करने के लिए इस इन सब के कलेक्टिव से ज्यादा तुम्हारा फोर्स होना पड़ेगा। तो ये जो कलेक्टिव फोर्स जो उन लोगों का है, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? उसको हम लोगों ने नाम दिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, कि तुम्हारा जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो तुम उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा। यहाँ पे वी नॉट क्या है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तुम्हारा जो रेजिस्ट करेगा उसका ताकत। और तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है या फिर जो इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा, उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला मतलब नहीं लिखा है, फॉर्मूला होगा एच वी या फिर एच न्यू इज इक्वल टू एच वी नॉट या फिर एच न्यू नॉट। वी नॉट को कभी कभी हम लोग न्यू नॉट भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। देन हाफ ऑफ एम ई वी स्क्वायर, ठीक है। एम ऑफ ई तो पता है तुमको, एम ऑफ ई क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर तुम्हें क्या पता है एज क्या है? एज हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। अभी वी नॉट क्या है? वी नॉट क्या था? थ्रेशोल्ड, जस्ट हम लोगों ने पढ़ा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वी क्या है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी तुम लोग बोल सकते हो, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला है ना ये इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल्स में भी कभी कभी आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, उसका फॉर्मूला क्या है वो बताओ, ठीक है। डायरेक्टली भी आ सकता है, तो तुम्हें ये याद करना है, एच वी इक्वल टू एच वी नॉट प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जहाँ पे वी नॉट से ज्यादा होना पड़ेगा, पता है ना, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो फंडा था, मैंने बोला था ना सफिशिएंट एनर्जी होना पड़ेगा, तो यहाँ पे वी ग्रेटर देन वी नॉट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑलरेडी इजेक्ट हो चुका है वो इलेक्ट्रॉन, उसका ही तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे वी ग्रेटर देन वी नॉट होगा, ये भी याद कर लेना, यहाँ पे वी ग्रेटर देन वी नॉट होता है, ठीक है। अभी ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये जो प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी है ना, ये एक्चुअली किस में लीड करता है? डुअल नेचर ऑफ लाइट में। अब ये डुअल नेचर ऑफ लाइट का फंडा क्या है? तो देखो, लाइट को हम लोगों ने ना हर वक्त ऐसे ही सोचा है कि लाइट का एक वेव नेचर होता है, ठीक है। लाइट का एक वेव नेचर होता है, लाइट का वेव नेचर होता है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ फेनोमेनॉन्स पढ़ा था, डिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन फेनोमेनॉन्स को पढ़ने के लिए हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया था, और ये कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करता है। और ये जो मतलब जो जितना भी मतलब इन सब का क्या था, इंटरफेरेंस था ना, इंटरफेरेंस,
ये जितना भी फेनोमेनन था ना, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब उसको प्रूफ भी करते हैं कि हमारा एजम्पशन गलत नहीं था। क्योंकि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को हम लोग अगर समझने जाते हैं तो यही समझ पाते हैं कि लाइट एक्चुअली में वेव नेचर का ही होता है। लाइट एक वेव की तरह प्रोपोगेट करता है। ठीक है, यही हम लोगों ने समझा, ऐसे प्रोपोगेट करता है। इसको ही हम लोगों ने सोचा कि लाइट वेव नेचर में प्रोपोगेट करता है। लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था और प्लांक्स का जो क्वांटम थ्योरम था, प्लांक्स का क्वांटम थ्योरम और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये चीज प्रूफ कर दिया। और एक चीज था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लांक्स का क्वांटम थ्योरम, और एक चीज था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करके समझेंगे। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, तब इसके बाद हम लोग डुअल नेचर में आ जाएंगे। तो अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए ना थोड़ा एक एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे। तुम लोगों ने कभी भी आयरन रॉड को, मतलब आयरन रॉड को हीट होते हुए देखा है? किसी आयरन ऑब्जेक्ट या फिर मेटल ऑब्जेक्ट को हीट होते हुए देखा है? तब तुम लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग उसको हीट सोर्स की तरफ देते हैं ना, फायर में देते हैं ना, तब वो पहले क्या होता है, पहले वो रेड कलर टर्न होता है। ठीक है, हम लोग इसका एक टर्म भी देते हैं, रेड हॉट टर्न होता है। ठीक है, पहले जब एक आयरन के टुकड़े को या फिर आयरन के किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग हीट में देते हैं, या फिर किसी भी मतलब हार्ड मेटल के ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग हीट में देते हैं, तो वो पहले रेड हॉट बन जाता है। ठीक है, रेड कलर में टर्न हो जाता है। फिर उसके बाद अगर जब वो ज़्यादा हीट हो जाएगा, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसका कलर थोड़ा रेड से ज़्यादा बढ़ते 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 उसका कलर ब्लू ब्लू की तरफ, वाइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब बहुत ही फेंट ब्लू या फिर व्हाइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, वो रेड कलर का नहीं रहता। ठीक है, तो ये जो फेनोमेनन है ना, इसको हम समझते हैं कि रेडिएशन जो है ना, रेडिएशन जब एब्जॉर्ब होता है, तब जो मतलब हीट जब मतलब हम लोग हीट जब एब्जॉर्ब होता है, तो जो रेडिएशन लाइट के थ्रू में हम लोग देखते हैं कि वो मेटल से निकल रहा है, मेटल से एमिट हो रहा है। जब ये समझो कि पहले तो आयरन रॉड में या फिर आयरन के किसी ऑब्जेक्ट में पहले तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट सोर्स से हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, और वो हीट फिर लाइट के थ्रू और हीट के थ्रू वो एमिट भी होता जा रहा है। क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा था ना कि कोई भी चीज अगर हीट होता है तो वो एक लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है, और फिर हायर एनर्जी स्टेट से जब नीचे आता है तो वहां से रेडिएशन एमिट होता है। अब ये रेडिएशन एमिट होता है जब आयरन रॉड की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर आयरन ऑब्जेक्ट या फिर मेटल ऑब्जेक्ट की बात जब हम लोग करते हैं, तब वो लाइट सोर्स के लाइट रेडिएशन के थ्रू निकलता है। ठीक है, ये अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि एक आयरन रॉड है, और इसमें हम लोग अगर हीट करेंगे, इसको हम लोग हीट करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, पहले तो रेड बन जाएगा, फिर रेड से फेंट ब्लू, ऐसा कुछ बन जाएगा, फेंट ब्लू, फिर ऑलमोस्ट व्हाइट की तरफ बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब वो फ्रीक्वेंसी कम होता है ना, जब वो लोअर फ्रीक्वेंसी में रेडिएशन एमिट कर रहा है, जब वो थोड़ा कम हीट में है, तो उसको कम हीट मिलेगा एब्जॉर्ब होने के लिए, तो उसका कम रेडिएशन एमिट होगा ना, तो उसका क्या होगा, लोअर रेडिएशन मतलब लोअर अमाउंट ऑफ रेडिएशन जब उसका एमिट हो जाएगा, लोअर अमाउंट ऑफ रेडिएशन जब उसको एमिट हो जाएगा उसमें से, लोअर अमाउंट ऑफ रेडिएशन जब उसमें से एमिट हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, लो वेवलेंथ का, ठीक है, लो वेवलेंथ का या फिर लो फ्रीक्वेंसी का समझ लो, लो फ्रीक्वेंसी का ही लिख लो, वेवलेंथ नहीं, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन तब वो निकालेगा। लो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन निकालेगा जो रेड कलर का होता है।
अब अगर हायर अमाउंट ऑफ रेडिएशन उससे निकल रहा है, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हायर अमाउंट ऑफ रेडिएशन भी निकलेगा उसमें से। अगर ऐसा कुछ केस है कि हायर अमाउंट से निकल रहा है, तब उसमें क्या हो जाएगा, हायर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आ जाएगा। तब उसमें हायर वेवलेंथ का जो कलर्स है वो उसमें से निकलेगा, जैसे कि ब्लू है, ठीक है। तो अभी ये होता है नॉर्मल कोई भी बॉडी, ठीक है, नॉर्मल कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसमें से ऐसा कुछ फेनोमेनन हम लोग देखते हैं, जो कि डे टू डे लाइफ में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी लेके हम लोग देख सकते हैं, कुछ भी मेटल को या फिर कुछ भी सॉलिड सब्सटेंस को लेके हम लोग देख सकते हैं। प्लास्टिक वगैरह नहीं, प्लास्टिक वगैरह तो पॉलीमर्स होता है। एक सॉलिड एलिमेंट का कुछ भी चीज़ को लेके हम लोग ये फेनोमेनन देख सकते हैं। लेकिन जो ब्लैक बॉडी होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी एक्चुअली होता है एक आइडियल सरफेस, ब्लैक बॉडी, ठीक है। ब्लैक बॉडी is an ideal surface which absorbs and emits, which absorb and emit all radiations, absorb all radiation of all frequencies, ठीक है। क्या करता है, रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है और सब कुछ छोड़ भी सकता है, मतलब सब कुछ एमिट भी कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक आइडियल ब्लैक बॉडी, एक आइडियल सरफेस। ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल सरफेस विच एब्जॉर्ब्स एंड एमिट ऑल रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड ऐसे लिखो, एंड द रेडिएशंस emitted by such a body, emitted by such a body is called black body radiation, is called black body radiation, ठीक है। तो भी ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इसको तो समझ आ गया कि नॉर्मल जो सरफेस होता है वो क्या करता है, पहले लोअर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एमिट करता है, फिर हायर फ्रीक्वेंसी का एमिशन, हायर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एमिट करता है। लेकिन जो ब्लैक बॉडी होता है ना, ब्लैक बॉडी एक आइडियल सरफेस होता है, ये ओरिजिनल में हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, 100% ब्लैक बॉडी हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। वो एक आइडियल सरफेस होता है जहाँ पे सब रेडिएशन उसके ऊपर जो भी गिरता है वो, या फिर जो भी रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करता है, वो सब कुछ एमिट कर सकता है। जो भी रेडिएशन उसके ऊपर गिरता है वो सब कुछ एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ठीक है। और जो रेडिएशन वो एमिट करता है उसको ही हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अभी हम लोग फिर से घूम के डुअल नेचर में आते हैं कि जो तो वेव नेचर जो है ना, वो क्या कर सक अरे यहाँ पे मैंने शायद गलत लिख दिया, रुको एक सेकेंड, मुझे देख लेने दो। तो अभी डुअल नेचर ऑफ लाइट में हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द वेव नेचर कुड, यहाँ पे कुड नहीं होगा, यहाँ पे होगा कुड नॉट, ठीक है। वेव नेचर क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, वेव नेचर कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये वेव नेचर ऑफ लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। वेव नेचर ऑफ लाइट was failing to explain the black body radiation and photoelectric effect, and particle nature could not explain, पार्टिकल नेचर क्या नहीं कर पाता था, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो अब सोच लो कि लाइट तो एक ही है, लाइट तो हम लोगों ने एक ही लिया था, लाइट सोर्स, और लाइट फेनोमेनन एज अ फेनोमेनन वो भी एक ही है। तो एक ही चीज का कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ थ्योरम्स, कुछ फेनोमेनन्स वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, अगर हम लोग एज्यूम कर ले कि लाइट पार्टिकल है, एंड कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फेनोमेनन्स, कुछ थ्योरम्स हम लोग प्रूव कर पा रहे हैं, जब हम लोग ये पकड़ लेते हैं कि लाइट की क्या है, एक वेव है,
तो ये जो वेव नेचर है लाइट का और ये जो पार्टिकल नेचर है, ये दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा। इन दोनों को एक साथ कोएग्जिस्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या थ्योरम देखा, हम लोगों ने देखा द डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, द ओनली वे टू रिजॉल्व दिस इज कंसिडरिंग बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट का दोनों ही हम लोग नेचर पकड़ लेते हैं कि वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। अब ये कैसे पकड़ते हैं, ऐसे समझो कि इट स्टेट्स दैट व्हेन लाइट या फिर रेडिएशन ऑफ एनी काइंड इंटरैक्ट्स विद मैटर, ठीक है, जब भी वो मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। ठीक है, और जब ये प्रोपगेट करता है, व्हेन इट प्रोपगेट्स इट बिहेव्स लाइक अ वेव। इसको समझ लो कि क्या है, जब रेडिएशन मैटर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, जबकि हम लोगों ने देखा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये एक आइडियल सरफेस है, तब लाइट को क्या करना पड़ रहा है, तब लाइट को इंटरैक्ट करना पड़ रहा है एक मैटर के साथ। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने देखा कि एक मेटल सरफेस के साथ लाइट का इंटरैक्शन हो रहा है, तब क्या हो रहा है, तब उसका पार्टिकल नेचर हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन जब भी इंटरैक्शन नहीं होता है, डिफ्रैक्शन में, डिफ्रैक्शन जो है वो होता है डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। तो जो प्रोपगेशन है, जब वो ट्रैवल करता है, लाइट जब ट्रैवल करते हैं, तब वो वेव नेचर का होता है, और एज सून एज इट इंटरैक्ट्स विद मैटर वो पार्टिकल नेचर का होता है। पार्टिकल नेचर में हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये है द डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब ये मत समझना कि सिर्फ लाइट में भी होता है, ये कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में भी होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनमें भी क्या होता है, डुअल नेचर होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लो कि ये जो प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, दिस लेड टू द डिस्कवरी कि लाइट का एक ही नेचर नहीं है, लाइट का सिर्फ वेव नेचर ही नहीं है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। ठीक है, अभी इसको मतलब मन में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में, इन सब कॉन्सिडरेशन को हम लोगों ने कैसे यूज किया। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको समझने के बाद ही हम लोग नील्स बोर के एटॉमिक थ्योरम के सेकेंड पार्ट जो कंटिन्यूएशन है उसके उसके ऊपर हम लोग जाएंगे, वो है स्पेक्ट्रा। ठीक है, स्पेक्ट्रा तुम लोगों ने बहुत बार ये नाम सुना होगा, स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम, तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा। जब लाइट का हम लोग चैप्टर पढ़ते थे क्लास 9 या 10 में, तब हम लोगों ने ऑलरेडी स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है। जो रेनबो होता है दैट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स, राइट। जो व्हाइट लाइट होता है दैट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। तो ये जो स्पेक्ट्रा होता है ये एक्चुअली में होता क्या है, स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि स्पेक्ट्रा जो होता है ना, स्पेक्ट्रा, अभी स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रा मतलब जब तुम लोग वो व्हाइट लाइट का, रेनबो का, विबजियोर का जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है कि अगर जो अब हम लोग अगर व्हाइट लाइट को ले लेते हैं, व्हाइट लाइट, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ 7 पार्ट्स। ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ 7 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो द थिंग इज व्हाइट लाइट क्या होता है, वो 7 कलर्स का मिक्सअप होता है। अब जब भी हम लोग स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे ना, स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे, वो क्या होता है, हम लोग जब स्टडी करते हैं किसी भी मैटर के साथ, किसी भी एटम के साथ, किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस के साथ जब लाइट इंटरैक्ट करता है, तब लाइट क्या होता है, लाइट स्प्लिट अप हो जाता है। ठीक है, लाइट क्या होता है, लाइट स्प्लिट अप हो जाता है। ये जो स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट होता है ना, ये जो स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट होता है वो क्या जनरेट करता है, वो एक स्पेक्ट्रा जनरेट करता है। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रा जो अब हम लोग पढ़ेंगे, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मतलब प्रिंसिपल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथडोलॉजी यूज करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस यूज करते हैं एक स्पेक्ट्रा को जनरेट करने के लिए। बट स्पेक्ट्रा एक्चुअली क्या होता है, वो हम लोगों को एक ऐसा नॉलेज देता है कि जब लाइट और मैटर इंटरैक्ट करता है, व्हेन लाइट एंड मैटर इंटरैक्ट्स, लाइट एंड मैटर का जो इंटरैक्शन होता है, इसको हम लोग स्टडी करने के लिए क्या यूज करते हैं, इस इंटरैक्शन को अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो हमें क्या जनरेट करना पड़ेगा, हम लोगों को जनरेट करना पड़ेगा एक स्पेक्ट्रा। ठीक है, लाइट एंड मैटर के इंटरैक्शन को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या जनरेट करते हैं,
स्पेक्ट्रा जनरेट करते हैं। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा अभी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वो उसमें से फर्स्ट है एमिशन स्पेक्ट्रा। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है? The spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy is called an emission spectrum। यहाँ पे एक स्पेस होगा, ठीक है, इज कॉल्ड एन एमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब इसको समझ लो, सपोज ये कुछ भी है, कुछ भी एक एटम है, किसी चीज का भी एक एटम है। अब इसमें एक इंसिडेंट लाइट आया, इंसिडेंट लाइट आया। अभी इसमें से क्या होता है, इस एटम में से अगर इंसिडेंट लाइट आता है, कुछ देर के बाद ये रेडिएट करके एमिट भी हो जाएगा, ये एमिट भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट और मैटर का इंटरेक्शन हो रहा है, लाइट इज इंटरेक्टिंग विद मैटर। और जब ये लाइट फिर से निकलेगा, इसको अगर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक स्पेक्ट्रा मिलेगा। कैसा स्पेक्ट्रा मिलेगा? एक एमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा, ठीक है। ऐसा होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, जो emitted by a substance, the spectrum of radiation emitted by a substance is called emission spectrum। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड। जब ये लाइट एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा तब वो क्या हो जाएगा, वो एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा एक एटम, ठीक है। इस टर्म को तुम लोग हर बार बहुत बार पढ़ोगे कि लाइट जब भी इनफ रेडिएशन, सॉरी लाइट नहीं, एटम और मॉलिक्यूल्स जब भी या फिर आयंस जब भी इनफ रेडिएशन उसके पास आ जाएगा, थ्रू लाइट हो, थ्रू हीट हो, किसी भी चीज़ के किसी भी चीज़ से, किसी भी रेडिएशन सोर्स से अगर उसके पास इनफ एब्जॉर्ब मतलब रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाता है उसके ऊपर, तो फिर वो क्या हो जाता है, एक एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बारे में तो और मतलब थोड़ा और अच्छे से विस्तार में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझ लेना कि जब भी मैटर में, जब भी कुछ कुछ एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस में लाइट या फिर हीट या फिर कोई भी रेडिएशन अगर उसके ऊपर पड़ता है, अगर उसमें सफिशिएंट एनर्जी रहता है, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी रहता है, तो वो एटम और मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस को एक एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रम एनर्जी इज सप्लाइड टू ए सैंपल फर्स्ट एंड एज द सैंपल गिव्स आउट द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इट इज रिकॉर्डेड, ठीक है। जो मैंने अभी अभी बताया, लाइट फॉल्स ऑन एन एटम, इट गेट्स एक्साइटेड, देन लाइट इज एमिटेड, फिर उस लाइट जब एमिट होता है उसको ही हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या बन जाता है, हम लोगों का एमिशन स्पेक्ट्रा। अभी नेक्स्ट स्पेक्ट्रा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन एमिशन स्पेक्ट्रम। फोटोग्राफिक नेगेटिव मतलब पुराने 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 दिनों में तुम लोगों ने देखा, मतलब सुना होगा या फिर कुछ वर्किंग देखा होगा कि पुराने दिनों में जो फोटोग्राफ्स होता था ना, वो एक नेगेटिव के ऊपर होता था। तब के दिनों में तो डिजिटल कैमरा वगैरह नहीं होता था, ठीक है। तब तो क्या होता था, एक नेगेटिव फिल्म आता था, उसके ऊपर मतलब लाइट का जो रेडिएशन होता था वहाँ पे हम लोग उसमें रिकॉर्ड कर लेते थे, फिर उसको स्टूडियो या फिर किसी भी मतलब हाँ स्टूडियो में ही वो हम लोग डेवलप कर सकते थे। एक नेगेटिव रहता था और जितना भी कॉपीज हम लोग डेवलप कर पाते करना चाहते थे वहाँ से हम लोग डेवलप कर सकते, एक नेगेटिव से बहुत सारे कॉपीज हम लोग डेवलप कर सकते थे। अभी तो डिजिटल का ज़माना आ गया, एक फ़ोटो हम लोग खींचेंगे तो उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तब तब के दिनों में क्या होता था कि नेगेटिव्स आता था, नेगेटिव फिल्म्स आता था, उसके ऊपर वो फोटो मतलब उड़ जाता था वहाँ पे, उस फोटो वहाँ पे लाइट का इंटरेक्शन होता था उस नेगेटिव फिल्म के ऊपर और वहाँ पे पिक्चर वॉज कैप्चर्ड, पिक्चर गेट्स कैप्चर्ड देयर, फिर उसको हम लोग स्टूडियो में ले जाके उसको डेवलप कर सकते थे। तो ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है ना, ये डायरेक्टली मतलब उसके साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि वो एक फोटोग्राफिक नेगेटिव है एमिशन स्पेक्ट्रम का, ठीक है। तो कैसे होता है ये ऐसे सोच लो, द कंटिन्यूम ऑफ रेडिएशन इज पास थ्रू ए सैंपल। मतलब अगर यहाँ पे एक एटम है, कुछ भी सैंपल है, ठीक है, फिर यहाँ से क्या होता है, रेडिएशन पास कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे रेडिएशन कैसे पास किया, सपोज कुछ एक वेवलेंथ से हम लोग दूसरे वेवलेंथ तक एक्स नैनोमीटर वेवलेंथ से, सपोज एक्स प्लस 100 नैनोमीटर वेवलेंथ तक हम लोगों ने रेडिएशन पास किया। और रेडिएशन पास करने के बाद ऑब्वियसली यहाँ से फिर से रेडिएशन बाहर निकलेगा, रेडिएशन बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। जो रिकॉर्ड में आएगा ना उधर एक स्पेक्ट्रम जनरेट होगा, स्पेक्ट्रम जनरेट होगा जहाँ पे कंटिन्यूअस कलर तो होगा, मतलब कंटिन्यूअस
कलर मतलब कंटिन्यूअस लाइट सोर्स का जो एविडेंस है वहाँ पे होगा, लेकिन कभी कहीं कई जगह पे यहाँ पे ब्लैक बैंड्स आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक बैंड्स आ जाएगा। ये जो देख रहे हो ना, ये पार्ट होगा क्या, ब्लैक बैंड्स। फिर से आ सकता है थोड़ा, मतलब ब्रॉड करके भी आ सकता है, थोड़ा थिन भी आ सकता है, थोड़ा थिक एंड थिन लाइंस भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ है ना, सपोज एक से एक एक से एक एक से लेके हम लोगों ने एक्स प्लस 100 तक एब्जॉर्ब कराया ना। ठीक है, तो सपोज एक्स प्लस 30 में ऐसा कुछ आया, एंड एक्स प्लस 100 में फिर से कुछ ऐसा आया। तो ये जो एक्स प्लस 30 और एक्स प्लस 100 जो वेवलेंथ है ना, वो वेवलेंथ किसके साथ कॉरस्पॉन्ड करता है, जो इस एटम ने, जो इस मैटर ने, जो इस एटम ने या फिर मॉलिक्यूल ने या फिर आयन ने एब्जॉर्ब के लिए कर लिया। ठीक है, मतलब कुछ जितना भी हम लोगों ने रेडिएशन उसके थ्रू पास करवाया, एक वेरिंग वेवलेंथ से, कुछ वेवलेंथ से लेके कुछ और दूसरे वेवलेंथ तक जो हम लोगों ने पास कराया एटम के थ्रू, वो उनमें से कुछ रेडिएशन डायरेक्टली एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो पाया रेडिएशन, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वो डायरेक्टली अगर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो वो डिटेक्टर में रिकॉर्ड में आ जाता है। और जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया वहाँ पे ब्लैंक आ जाता है, वहाँ पे गैप्स आ जाता है, वहाँ पे ब्लैक कलर का डार्क स्पेसेस आ जाता है। ठीक है, ब्राइट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, फिर मिडिल में एक ऐसा डार्क बैंड, फिर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, फिर एक और अगर होता है तो, नहीं होता है तो नहीं होता है। तो the continuum of radiation is passed through a sample which absorb radiation of certain wavelengths. ठीक है, द मिसिंग वेवलेंथ विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय मैटर। ये जो मिसिंग वेवलेंथ होता है ना, वो क्या, कौन सा होता है, जो मैटर ने एब्जॉर्ब कर लिया, दैट लीव डार्क स्पेसेस इन द ब्राइट कॉन्टिन्यूम स्पेक्ट्रम। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है एमिशन स्पेक्ट्रा का फोटोग्राफिक नेगेटिव, मतलब जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाता है वो क्या रख जाता है, ब्लैक स्पेसेस, और हम लोग वो ब्लैक स्पेसेस ही ढूंढते हैं एक्चुअली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज। ठीक है, ये एक लाइन स्पेक्ट्रा कैन बी, यू कैन से दैट लाइन स्पेक्ट्रा इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। बेसिकली स्पेक्ट्रा दो ही टाइप्स के होते हैं, एक है एब्जॉर्प्शन, एक है एमिशन। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा इज अ स्पेशल केस ऑफ emission spectra. The emission spectra of atoms in the gaseous phase, on the other hand, do not show a continuous spread of wavelength. ठीक है, continuous spread of wavelength from red to violet বা red to blue ऐसा समझ लो, वो continuous spectrum generate नहीं करता। Rather, they emit light only at specific wavelengths with dark spaces between them. Such spectra is called a line spectra और atomic spectra। मतलब line spectra कैसा होता है पता है, सपोज ऐसे मान लो, रेड से लेके हम लोग ड्रॉ करते हैं, पहले थोड़ा पार्ट रेड का आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा पार्ट रेड का आ गया, फिर एक डार्क स्पेस आ जाएगा, फिर ऑरेंज का पकड़ लो, ऑरेंज का थोड़ा आया। ठीक है, फिर एक डार्क स्पेस आया। मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक ग्रेडियंट बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर येलो पकड़ लो, येलो आ गया यहाँ पे, मिडिल में थोड़ा डार्क बेन हो सकता है, मिडिल में थोड़ा डार्क बेन नहीं भी हो सकता है, येलो आ गया। ठीक है, ग्रीन आ गया, फिर उसके बाद ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अप टू ब्लू, ग्रीन आ गया, ब्लू पकड़ लो यहाँ पे, ब्लू पकड़ लो, ऐसा है। और मिडिल में कैसा होगा, मिडिल में डार्क स्पेसेस होगा, ऐसे तो जाएगा और मिडिल में डार्क स्पेसेस होगा। अब ये जो स्पेक्ट्रा देख रहे हो ना, तुम्हें देखने से ही पता चल रहा है कि ये कैसा है, ये एक लाइन की तरह है। ये एक लाइन की तरह है, एक लाइन जनरेट हुआ, ऐसा ऐसा लाइन जनरेट होता है। तो इसी टाइप के स्पेक्ट्रा को हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, गैस फेज में ये कैसा होता है, गैस फेज में, कौन से फेज में होता है, गैस फेज में एटम्स देता है।
क्या देता है, ऐसा लाइन स्पेक्ट्रा जनरेट होता है जहाँ पे रेड से लेके ब्लू तक का रेडिएशन जो होता है, जो मतलब निकलता है रेडिएशन का स्पेक्ट्रा, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, उनमें डिसकॉन्टिन्यूअसली मिडिल में ब्लैक स्पेसेस, डार्क स्पेसेस रहता है। और ऐसा मतलब अगर डार्क स्पेसेस रहता है तो ग्रेडियंट की तरह तो नहीं आता है, ऐसा मिक्सअप तो नहीं होता कि रेड से ट्रांजिशन होते होते ऑरेंज में चला गया और ट्रांजिशन होते होते येलो में चला गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ डिस्टिंक्ट मतलब लाइंस की तरह जनरेट होता है, सब अलग अलग डिस्टिंक्ट लाइंस की तरह जनरेट होता है। तो यही है लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। कंटिन्यूअस पेयर ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वायलेट नहीं होता, डू नॉट शो, ठीक है। rather they emit light only at specific wavelength with dark spaces between them। such spectra are called line spectra और atomic spectra। line spectra का और दूसरा नाम क्या है, atomic spectra, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू गैसियस हाइड्रोजन इन द H2 molecules, H2 molecules, gaseous hydrogen, the H2 molecules dissociate and the energetically excited hydrogen atom produce emitted electromagnetic radiation of discrete frequencies। इसका मतलब क्या है समझो। इसका मतलब है, सपोज गैस फेज में है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। H2 मतलब ऐसा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है गैस फेज में, ठीक है। अगेन क्या बोला मैंने, गैस फेज में है। अभी इनमें से इंसिडेंट हो गया लाइट, ठीक है। अभी क्या होता है, ये जो इंसिडेंट जब भी लाइट होता है ना, क्या बोला है हम यहाँ पे, द H2 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट, मतलब अ, ये जो बॉन्ड तुम देख रहे हो, ये पे एक H मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक H मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल जैसा जो है ना, वो डिसोसिएट हो जाता है। वो डिसोसिएट होने के बाद दो अलग अलग H हाइड्रोजन का स्पीशीज बन जाता है, दो अलग अलग हाइड्रोजन का स्पीशीज बन जाता है। फिर डेफिनेशन में क्या कहा, एंड द एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस्ड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब वो डिसोसिएट कर जाता है ना, तब वो इक्वली एनर्जी को मतलब बांट नहीं लेता, वो इक्वली शेयर नहीं होता। उनमें से एक होता है बहुत ही एक्साइटेड, एनर्जेटिकली एक्साइटेड होता है, मतलब ये जो लाइट का जो रेडिएशन है, वो सपोज मान लो कि दो हाइड्रोजन था, उनमें से ये हाइड्रोजन ने उसको पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, तब वो क्या बन जाएगा, एक्साइटेड बन जाएगा। एमिशन स्पेक्ट्रम में देखा था ना, जब भी लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, अगर सफिशिएंट एनर्जी होता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो एक तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, दूसरा नॉर्मल मतलब एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, ये नॉट एक्साइटेड है। अब ये जो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है ना, वो क्या करेगा, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या बोलता है, वो क्या करेगा, एक स्पेक्ट्रा जनरेट करेगा। और ये जो स्पेक्ट्रा होगा ना, क्योंकि ये गैस फेस में है, गैस फेस में है, तो गैस फेस में होने से क्या होता है, कैसा स्पेक्ट्रा जनरेट होता है, गैस फेस में होने से लाइन स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। तो वो भी एक लाइन स्पेक्ट्रा ही जनरेट करेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी एक लाइन स्पेक्ट्रा जनरेट करेगा, ठीक है। लाइन लाइन स्पेक्ट्रा जनरेट करेगा। तो वो जो लाइन स्पेक्ट्रा होगा वो कैसा होगा, अभी हम लोग देखेंगे। क्या दिया, इफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स ऑफ वेव नंबर v, देन द विजिबल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओबे द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला को समझने से पहले थोड़ा इसमें समझ लो, यहाँ से समझ लो, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को इस डायग्राम से समझ लो, ठीक है। इस डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हम लोग एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे और फिर फॉर्मूला के साथ कोरिलेट करेंगे, ठीक है। पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे समझ लो कि n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू इंफिनिटी 6, 5, 4, 3, 2, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब पहले समझो। n इक्वल टू 1 जो होता है ना, यहाँ पे n इक्वल टू 1 होता है इसका ग्राउंड स्टेट, और n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी है, ये होता है उसका एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। n होता है उसका ग्राउंड स्टेट, और बाकी जो भी होता है 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी, वो सब होता है उसका एक्साइटेड स्टेट। समझ में आया। अब जब ये कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब अगर n इक्वल टू 1 मतलब उसके ग्राउंड स्टेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, और उसमें रेडिएशन गिरता है, तो वो एक्साइटेड हो जाएगा। अब एक्साइटेड होके वो कहीं पे भी जंप कर सकता है, n इक्वल टू 1 से लेके 1 इक्वल टू 2 तक जंप कर सकता है, n इक्वल टू 3 तक जंप कर सकता है, n इक्वल टू 4 तक जंप कर सकता है,
n इक्वल टू 5 तक, 6 तक, इन्फिनिटी तक जंप कर सकता है। तो अगर उसने n इक्वल टू, सपोज मान लो कि n इक्वल टू 2 तक जंप किया, यहाँ से यहाँ तक जंप किया, यहाँ से ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 2 तक जंप किया। अब 2 तक जंप तो कर लिया, अब 2 के बाद उसको फिर से n इक्वल टू 1 तक आना पड़ेगा। ठीक है, अब मतलब इस लाइमन सीरीज के केस में n इक्वल टू 1 है ग्राउंड स्टेट एंड n इक्वल टू 2 3 4 ये है सब एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब उसको n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट से लेके n इक्वल टू 2 एक्साइटेड स्टेट तक वो एक्साइटेड तो बन गया, n इक्वल टू 2 स्टेट तक वो एक्साइटेड तो हो गया लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद। अब उसको रेडिएशन को छोड़ना है, अब उसको मतलब रेडिएशन एमिट करना है। जब उसको रेडिएशन जब वो एमिट करेगा तो वो एक फ्रीक्वेंसी, एक काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या बोला था यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में, द स्पेक्ट्रल लाइन्स ओबे द फॉलोइंग फॉर्मूला, द वेव नंबर, ठीक है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, ऐसा कुछ एक स्पेक्ट्रल लाइन्स का फॉर्मूला हम लोगों ने देखेंगे, हम लोग देखेंगे। तो वो एक्चुअली वो फॉर्मूला किसने दिया था पता है, यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग, गिवन बाय बामर, BALMER, और उसके नाम का एक सीरीज भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, बामर सीरीज। ठीक है, जो विजिबल सीरीज होता है वो है बामर सीरीज, और बाल्मर सीरीज जो भी है नाम, बार्मर सीरीज जो है वो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला को उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या बोला था, जो वेव नंबर है, वेव नंबर मतलब द ऑपोजिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सॉरी द ऑपोजिट ऑफ वेवलेंथ, जो वेव नंबर है वो क्या होता है, वो इज इक्वल टू 109677, देन ब्रैकेट स्टार्ट 1 बाई n 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n 2 स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे n1 कौन सा होता है, जहाँ पे होता है ग्राउंड स्टेट, एंड n2 होता है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, याद रहेगा कि वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 1 n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ठीक है, अब n1 है ग्राउंड स्टेट एंड n2 है एक्साइटेड स्टेट। अब ये जो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे जो कांस्टेंट है 109677, इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं एक, मतलब नाम से एक रिप्लेस करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं r 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अब ये जो r हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइडबर्ग, राइडबर्ग या फिर रीडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे n का वैल्यू क्या होता है ये भी तुम लोग लिख सकते हैं, n का वैल्यू, n1 का वैल्यू 1 2 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है, और n2 का वैल्यू 2 3 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है। n2 का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, ग्राउंड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट तो कोई मतलब जंप नहीं होगा ना, अगर ग्राउंड स्टेट में है तो ग्राउंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक कोई जंप नहीं होगा, अगर जंप नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का तो रेडिएशन कैसे निकालेगा। ठीक है, अब ये जो राइडबर्ग कांस्टेंट है इसको तुम लोग याद रखना, और ये जो फॉर्मूला है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम लोग याद रखना। इस फॉर्मूला को मैं एक बॉक्स के अंदर रख देता हूँ, ये फॉर्मूला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अभी फिर से हम लोग थोड़ा इस डायग्राम के ऊपर नजर डालेंगे कि क्या हुआ। लाइनमैन सीरीज में क्या होता है, n इक्वल टू 1 होता है ग्राउंड स्टेट, और n इक्वल टू 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी ये क्या होता है, वो होता है एक्साइटेड स्टेट्स। अब ये लाइनमैन सीरीज में क्या होता है, ये यूवी रेंज में पड़ता है। ठीक है, और पास्कन सीरीज इंफ्रारेड में पड़ता है, और उसको भी छोड़ के दो भी है, लाइमन है, बामर है, पास्कन है, ब्रैकेट है, पीफन है। ठीक है, अभी लाइमन सीरीज तो ये अल्ट्रावायलेट में पड़ता है, अब ये बामर सीरीज जो है वो विजिबल वेवलेंथ में पड़ता है, और बामर सीरीज में n2 हो जाता है ग्राउंड स्टेट, और बाकी n3 4 5 6 इन्फिनिटी होता है एक्साइटेड स्टेट। पैस्कन सीरीज में क्या होता है, पैस्कन सीरीज या फिर पैस्कन सीरीज, उसमें क्या होता है n इक्वल टू 3 हो जाता है ग्राउंड स्टेट एंड 4 5 6 इज द
एक्साइटेड स्टेट्स। तो ये जो ग्राउंड स्टेट का चीज है ना, उसको समझने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए होगा कि कौन से सीरीज की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग विजिबल सीरीज या फिर बामा सीरीज की बात कर रहे हैं, तो n इक्वल टू टू से टू मतलब ग्राउंड स्टेट हो जाएगा और उससे हायर हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट्स। अगर लाइमन सीरीज की बात करें तो n इक्वल टू वन हो जाएगा ग्राउंड स्टेट और बाकी हो जाएगा हायर जो भी वैल्यूज है वो हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट्स। अगर हम लोग पास्कन सीरीज की बात कर रहे हैं तो n इक्वल टू थ्री हो जाएगा, n इक्वल टू थ्री हो जाएगा ग्राउंड स्टेट और हायर्स हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट्स। ठीक है, अभी तुम लोग यहाँ से देख सकते हो कि n इक्वल टू थ्री से n इक्वल टू टू, या इसमें अगर रेडिएशन एमिट होता है तो वो रेड कलर का देता है। n इक्वल टू फोर से टू तक ग्रीन, n इक्वल टू फाइव से थ्री तक ब्लू एंड n इक्वल टू सिक्स से थ्री तक वायलेट। ठीक है, मतलब अगर सबसे ज्यादा डिफरेंस जब भी होगा n इक्वल टू सिक्स से लेके n इक्वल टू टू, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस है ना, तब उसमें जो हाईएस्ट वेवलेंथ में आ जाएगा वायलेट, एंड जो लोएस्ट जो डिफरेंस है मतलब लोएस्ट वेवलेंथ में क्या आ जाता है, रेड। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में पूरा एक टेबल दिया हुआ है, लाइमन बामर पास्कन एंड पीफन। एन वन मतलब ग्राउंड स्टेट, एन टू मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, और स्पेक्ट्रल रीजन कौन सा है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ठीक है, पीफन भी इंफ्रारेड है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड है, पास्कन भी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ही गिरता है। तो ये हो गया लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के बारे में सब कुछ। ऑल राइट, अब हम पढ़ेंगे द एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो जब मैंने पार्ट टू लिया था, लेक्चर टू लिया था, तब भी मैंने बोला था, और इस लेक्चर के शुरुआत में भी मैंने बोला है कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल तब हमने पढ़ा था मतलब पार्ट टू में, वो था इनकम्प्लीट। ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीट क्यों था, वहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि पढ़ा था सिर्फ पोस्ट्यूलेट्स। ठीक है, उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा। एप्लीकेशन पार्ट को समझने के लिए मैंने पहले ही बोला था इंट्रोडक्शन में, इस क्लास के इंट्रोडक्शन में, इस लेक्चर के इंट्रोडक्शन में मैंने यही बोला था कि जो इसका जो एप्लीकेशंस है, इसका जो ड्रॉबैक्स है, इसको पढ़ने के लिए हमको उसके पिछले मतलब पिछला चीज जो भी है वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, चलो इंट्रोडक्शन का जो स्लाइड था मैं वो निकाल देता हूँ तुम्हारे लिए। क्या था, पीछे का राज पहले पता करना पड़ेगा। ठीक है, पीछे का राज पहले पता करना पड़ेगा। अगर हम लोग पीछे का राज पता करेंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो पीछे का राज तो हम लोगों ने पता कर लिया। क्या कर लिया, पीछे का राज हम लोगों ने पता कर लिया। क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, लाइन स्पेक्ट्रा था, इमिशन स्पेक्ट्रा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था। फिर डुअल नेचर के बारे में पता किया, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पता किया। अभी बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल था, अभी तुम लोग फिर से एक बार पार्ट टू में, जब जब तुमने पार्ट टू का लेक्चर किया था तब तुम लोगों ने तो वो पोस्टुलेट्स लिखा ही होगा अपने कॉपी में, या फिर अगर नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लो, जल्दी से ये बैकलॉग्स भी कंप्लीट कर लो। टेलीग्राम चैनल में अगर तुम लोग पहले ही वीडियो देख चुके हो, सिर्फ नोट्स बनाना है तुम्हें, ये सब चीज़ का सिर्फ स्लाइड्स चाहिए है, पीडीएफ वर्जन चाहिए है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे तुम लोगों को हर क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये मैंने वहाँ पे हेडिंग भी डाला हुआ है, ये एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल में पड़ता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा तो वो पोस्टुलेट्स को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ना। हम लोग तो वो पार्ट टू में कर चुके हैं, तो अभी हम लोग करेंगे वो, थोड़ा सा पढ़ाई करके फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पढ़ेंगे। तो अपना अपना कॉपी में से वो थोड़ा सा पोस्टुलेट्स, अभी वीडियो को पॉज कर लो, वो थोड़ा सा पोस्टुलेट्स पढ़ लो, वो जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, स्टेशनरी स्टेट्स के बारे में जो भी दिया हुआ है वो थोड़ा पढ़ लो बोर्स के एटॉमिक मॉडल का। फिर तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आओ, और अगर तुम्हें याद है तो इधर से हम लोग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी पोस्टुलेट्स में। ठीक है, अगर ये हम लोग पकड़ लेते हैं कि न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस, तो ये होगा उसका इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं जिसका नाम है शेल या फिर स्टेशनरी स्टेट। अब न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन का अगर डिस्टेंस हम लोग आर निकाल लेते हैं, मतलब रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, दिस सर्कुलर पाथ, फिर हम लोग क्या निकाल पाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
ठीक है, ई एफ इज इक्वल टू केट जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर्ड। यहाँ पे के का मतलब के यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ठीक है, और उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के का वैल्यू है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, यहाँ पे तुमको तो फॉर्मूला तो मिल गया। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स है जिस फोर्स की वजह से ये न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके एक सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करने की मतलब करने का चीज बना दे, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट करने के लिए जो फोर्स नेसेसरी होगा, जो न्यूक्लियस अप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी एक चीज और लिख लो कि एक और फोर्स रहेगा, वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, तो वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेगा ना, इलेक्ट्रॉन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स न्यूक्लियस के ऊपर अप्लाई करे, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ना, उसका वैल्यू होगा mv² बाई आर, ठीक है। जो सेंट्रीफ्यूगल फॉर्मूला होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका फॉर्मूला आ जाएगा सी एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। अभी एक चीज और याद रखना, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये इक्वल टू हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, kZe²/r², ये हो जाएगा mv² बाई आर के इक्वल, एंड दैट गिव्स अस द आइडेंटिटी कि kZe²/r इक्वल टू mv, ठीक है। ये एक और आइडेंटिटी है। क्यों मैंने ये आइडेंटिटी लिखा है कि कभी कभी न्यूमेरिकल्स इस आइडेंटिटी से आता है, डायरेक्टली उन दोनों में से नहीं आता। ये जो बैलेंस कंडीशन है उनमें से आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ये जो रिलेशन है यहाँ से न्यूमेरिकल्स आता है। तो तुमको ये सब फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मतलब ये जो बोर्ड्स का जो जितना भी न्यूमेरिकल्स है, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल्स है, ये सब तुम लोग ईजिली कर पाओ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को छोड़ के नेक्स्ट आते हैं बोर रेडियस में। बोर रेडियस मतलब रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स मतलब हाइड्रोजन ऑब्वियसली वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब हाइड्रोजन लाइक मतलब जैसे कि हीलियम को पकड़ लो, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम के एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है हीलियम के पास। अगर वो एक हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, He पॉजिटिव बन जाता है, तो वो हाइड्रोजन लाइक एटम बन गया ना। तो वो हाइड्रोजन लाइक एटम जब अगर बन जाएगा, तब वो बोर रेडियस का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही अप्लाई होता है, ये जो बोर रेडियस का फॉर्मूला है। और ये रेडियस का फॉर्मूला वेरियस ऑर्बिट फॉर दोज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो ये जो बोर रेडियस का जो फॉर्मूला है उसको लिखो, तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, आर एन लिख सकते हो। आर एन मतलब जितना नंबर मतलब ऑर्बिट का तुमको निकालना है। अगर एक हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिट होता है, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, सपोज लिथियम है, लिथियम में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। मतलब लिथियम मतलब Li2 पॉजिटिव, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स मतलब जैसे He पॉजिटिव, He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, ये सब हो ना। लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो हाइड्रोजन लाइक एटम बन जाता है, लेकिन उसमें 2 ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। लिथियम में 2 ऑर्बिटल्स होता है। अगर तब निकालेंगे तो आर एन मतलब जिस जिस नंबर ऑर्बिट का तुम लोग रेडियस निकाल रहे हो उसका। तो आर एन इज इक्वल टू 0.0529, मतलब एक कैलकुलेशन है, एक डिराइवेशन है, जो डिराइवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूला को याद रखना है। 0.529 n² डिवाइडेड बाई जे आंगस्ट्रॉम, ठीक है। आंगस्ट्रॉम में इसका वैल्यू निकलेगा। n² मतलब जितना नंबर रेडियस को निकालना है वहां से, वेयर एन इक्वल टू 1 2 3, वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसा है। तो इसको भी तुम लोग बॉक्स बना के रख दो,
ठीक है, ये हो गया बोर रेडियस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये बोर रेडियस किसका, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोर ऑर्बिट। तो ये जो बोर्स का जो मतलब बोर ऑर्बिट मतलब बोर के एटॉमिक मॉडल में जब ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होगा तो उसका कुछ वेलोसिटी वो तो अचीव करेगा। तो वो जो वेलोसिटी क्या होगा उसका भी डिराइवेशन है, लेकिन डिराइवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज आई सेड। जब हम लोगों को सिर्फ आइडेंटिटी याद रखना है, वेलोसिटी का आइडेंटिटी है v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ z बाई एन मीटर पर सेकेंड, जहाँ पे n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर शेल या फिर स्टेशनरी स्टेट जो भी बोलना चाहते हो, उस कितने नंबर शेल में कितने नंबर शेल का इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम लोग पूछ रहे हो वेलोसिटी, वो डिपेंड करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस नंबर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला, आइडेंटिटी जो भी पकड़ना है वो पकड़ के मतलब याद कर लो। अब है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो फिर एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी के बारे में बात किया होता है। अब टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली है, काइनेटिक एनर्जी इसका फॉर्मूला जो है kZe²/2r। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज kZe²/2r। अगर इसका भी डायरेक्टली अगर कभी पूछ ले तो यहाँ से लिख पाओगे। अगर टोटल एनर्जी ना बोल के सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बोले तो ये हो गया उसका आइडेंटिटी। और पोटेंशियल एनर्जी का आइडेंटिटी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का आइडेंटिटी है -ZE²/r। ये है पोटेंशियल एनर्जी का आइडेंटिटी। ठीक है, अभी टोटल एनर्जी क्या है, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का एडिशन kZe²/2r और प्लस -ZE²/r। ये हो गया टोटल एनर्जी। इसको अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -kZe²/2r। ठीक है, kZe²/2r। अभी r का भी तुम लोग बिठा बिठा के मतलब यहाँ पे बाकी सब आइडेंटिटी का भी अगर तुम लोग देखोगे तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, -2π² मतलब r का वैल्यू बिठाने के बाद। ठीक है, 2π² इंटू के स्क्वायर होगा ना, 2π², हाँ 2π² इंटू के Z² डिवाइडेड बाई n²h²। बाकी आइडेंटिटीज को निकाल के ये वाला फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादातर। अगर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अगर तुम लोगों को बोलता भी है तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला, इसमें से ही तुम लोग निकाल पाओगे। ठीक है, फिर भी ये फॉर्मूला को जान लो, अगर आता है तो कभी घबराना मत। यहाँ पे सिर्फ आर का आइडेंटिटी को यूज करके, बाकी सब आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोगों ने थोड़ा इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और डिराइव किया, इस फॉर्मूला को थोड़ा और डिराइव करके ये नेक्स्ट वाला नीचे वाला फॉर्मूला आया। अभी क्या हो गया, एप्लीकेशन हम लोगों ने देख लिया। अभी द लास्ट टॉपिक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल वो है लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, कि ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है उसका लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, अभी समझते हैं। पहले वाला पॉइंट ही देख लो, यहाँ पे क्या दिया है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मतलब जो भी स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, क्यों पढ़ा अभी तुम लोग समझोगे, क्योंकि ड्रॉबैक्स में हम लोगों को चाहिए होगा। ये जो जितना भी स्पेक्ट्रम हम लोगों ने पढ़ा है, इसके जो एक्सप्लेनेशन है ये बोर्स एटॉमिक मॉडल दे पाता था, लेकिन फॉर नॉट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, फॉर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। मैंने बार बार तब मेंशन किया था तो जब मैंने बोर्स रेडियस के बारे में बताया था, एक्चुअली में यही होता है। ठीक है, कि क्या होता है, हाइड्रोजन एंड
हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का ही सिर्फ स्पेक्ट्रा वो एक्सप्लेन कर पा रहा था। जब भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है तो उन लोगों के स्पेक्ट्रा में मतलब हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग स्पेक्ट्रा निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन का एक स्पेक्ट्रा जनरेट होगा और एक दूसरे इलेक्ट्रॉन का दूसरा स्पेक्ट्रा जनरेट होगा। जब हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एटम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल का जब हम लोग एक मतलब स्पेक्ट्रा निकालेंगे तो वो दोनों को सेपरेट करके स्पेक्ट्रा हम लोग नहीं निकाल पाते। तो दोनों को अगर, क्योंकि हम लोग दोनों को मतलब अलग अलग करके स्पेक्ट्रा नहीं निकाल पाते तो दोनों का स्पेक्ट्रा क्लैश करता है। तो वो जो स्पेक्ट्रा जनरेट होता है ना, तो वो बोर्स एटॉमिक मॉडल में से सिंपली हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, यही बताया है इसके इसके बारे में। देन नेक्स्ट क्या बोला है कि बोर इंटर रिलेटेड क्वांटम थ्योरी, ठीक है, क्वांटम थ्योरी, रेडिएशन क्वांटम थ्योरी एंड क्लासिकल रॉ विदाउट एनी थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। कोई थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कि सिर्फ बोला है कि हाँ हाँ इन दोनों में रिलेशन है, ये एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है, सिर्फ ये बोल दिया। और सभी वो लोग मतलब उन्होंने उन्होंने चाहा कि सभी वो लोग विश्वास करें क्योंकि वो ट्रू था, लेकिन एक्चुअली में क्यों था उस वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल यहाँ पे भी ड्रॉबैक हो गया, ये वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स था। फिर क्या बोला, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ऑब्वियसली जो पहला पॉइंट था उसके ऊपर ही बेसिस है कि जब दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स या फिर दो तीन इलेक्ट्रॉन्स का जो अलग अलग स्पेक्ट्रा जनरेट होता है, तो अलग अलग स्पेक्ट्रा भी एक के ऊपर एक मतलब इन्फ्लुएंस करता है। तो वो जो फाइन स्ट्रक्चर होता है ना स्पेक्ट्रल लाइंस का, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते बोर्स एटॉमिक मॉडल, वो एक मैक्रोस्कोपिक लेवल में देखते हैं। ऑल्दो एटम इज अ वेरी स्मॉल थिंग, फिर भी उसके स्पेक्ट्रा को वो थोड़ा मतलब जूम्ड आउट वर्जन देखते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक जो फाइन स्ट्रक्चर होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते बोर्स एटॉमिक मॉडल। फिर नेक्स्ट क्या बोला, बोर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होता है ना, ये स्प्लिट अप हो जाते हैं। ठीक है, ये जो स्प्लिट अप हो जाता है जब एक मैग्नेटिक फील्ड जिसका नाम दिया हुआ है जीमान इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका नाम दिया हुआ है स्टार्क इफेक्ट, जीमान इफेक्ट और एक है स्टार्क इफेक्ट, ये दोनों कब शो होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेक्ट्रल लाइंस होता है वो स्प्लिट अप हो जाते हैं, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पेक्ट्रल लाइंस होता है वो स्प्लिट अप हो जाता है। इसको ही जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट नाम देते हैं। और बोर का जो थ्योरी था वो कोई स्प्लिटिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला, कि जब जो स्पेक्ट्रल लाइंस होता है वो जो स्प्लिट होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसका रीजन क्या है, वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर्स के एटॉमिक मॉडल ने। देन नेक्स्ट क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग ऑफ एटम्स टू फॉर्म कॉम्पाउंड्स। ठीक है, ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटम्स जब बॉन्ड बॉन्ड करते हैं तब देयर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। ओके, अगर मतलब कोवलेंट बॉन्ड समझेंगे, अगर आयनिक बॉन्ड समझेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड, और व्हाट एंटीटिव बॉन्ड में भी डोनेट होता है। तो जो भी होता है, जब भी मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और ऑफ सेम एलिमेंट्स कम टुगेदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, तो वहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट होता है ना, तो वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जो स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल लाइंस था वो तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर पाता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, यही सब था बोर्स का एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक्स, जो लिमिटेशंस था। ड्रॉबैक्स नहीं था एक्चुअली, लिमिटेशंस था, क्योंकि उसमें कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन एक्चुअली में वो सब कुछ सही नहीं बोल पाया। उन्होंने कुछ गलत पोस्टुलेट नहीं दिया, उन्होंने जो भी पोस्टुलेट दिया वो करेक्ट है, आज भी स्टैंड करता है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए लिमिटेशंस आ गया। फिर जो लिमिटेशंस आ गया उसके बाद ही आया क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल। जो क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसी के साथ ये क्लास हो जाता है खत्म। अभी जाने से पहले थोड़ा बात मैं कर लूँ तुम लोगों के साथ। क्या हो गया, हम लोगों ने डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी पढ़ा, फिर बोर का नहीं, थॉमसन का पढ़ा, फिर रादरफोर्ड का पढ़ा, फिर बोर्स का पढ़ा। अब बोर्स के जानने के लिए फिर हम लोगों ने पढ़ा पीछे का राज, फिर एप्लीकेशन ऑफ बोर्स, ये इसके अंदर ही गिरता है, एप्लीकेशन, और फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा ड्रॉबैक्स। ठीक है, अभी जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होगा ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या फिर क्वांटम मॉडल ही पकड़ लो, इसको हम लोग पहले पीछे की रास पढ़ेंगे। मैं बुक के जैसा तुम लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ जिसमें से तुम लोगों को सुविधा हो कि समझने में कि कोरिलेशन क्या है, कि ये जो चैप्टर्स है ना, जितना भी पार्ट होगा वीडियो, अगर तुम बाय मतलब
एक के बाद एक देखोगे ना तो एक कहानी जैसे लगेगा कि हाँ मैंने सब कुछ ऐसे पहले छोड़ा, फिर सब कुछ को हम लोगों ने एक के साथ एक में रिलेशन जोड़ दिया। तो क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल होगा वो पीछे का राज हम लोग पहले जानेंगे, फिर क्वांटम मॉडल के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग क्या मतलब क्वांटम मॉडल के बारे में जानेंगे, फिर क्वांटम नंबर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर दो तीन प्रिंसिपल होता है जैसे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑफबर्ग प्रिंसिपल, हुन्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग क्वांटम मॉडल के अंदर ही। तो आज के लिए हम लोगों का जो प्योर क्वांटम मॉडल के आगे जितना भी आया है, जहाँ पे आइदर क्वांटम मॉडल तो यूज नहीं हुआ और बोर्ड में जो यूज हुआ वो क्वांटम एंड क्लासिकल मैकेनिक्स का मिक्स था। तो मेनली अभी से हम लोगों का शुरू होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का पार्ट, जो अभी इस क्लास से नहीं शुरू होता, अभी नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा। तो अभी जाने से पहले मैं सिर्फ तुम लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करो। अगर तुम्हें कोई भी पॉइंट्स, कोई भी चीज़ डाउट में लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बात करो या फिर हमसे रीच आउट करने की कोशिश करो इंस्टाग्राम में या फिर टेलीग्राम में, कुछ भी। मैं तुम्हें इतना गारंटी देता हूँ कि मैं अपना 100% दूंगा ट्राई करते करते कि तुम्हें समझ आ जाए। एक बार में नहीं हो रहा है तो 10 बार कराऊंगा, 10 बार में नहीं हो रहा है तो 20 बार कराऊंगा, फिर से वीडियो बना लूंगा। अगर ये मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं फिर से वीडियोस बनाने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने साइड से एक ही काम करना पड़ेगा, वो है अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ये सब नोट्स बनाओ। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर से देखने की कोशिश करो, फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो रीच आउट करो। ये सिर्फ तुम्हें काम करना है। और फिर जाने से पहले सिर्फ मैं यही बोलूँगा कि लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये भी अपने पढ़ाई के बाद करो। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के मिडिल में ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में लग गए, शेयर करने में लग जाओगे, फिर से सोशल मीडिया में जाओगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में और वहीं पे लग जाओगे, ये लेक्चर को भूल जाओगे। तो लेक्चर के खत्म होने के बाद ही मैं बोलता हूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हो, अगर तुम्हें नोट्स भी चाहिए होगा, नोट्स चाहिए होगा, तो टेलीग्राम में जाओ। ठीक है, टेलीग्राम में, ठीक है, टेलीग्राम में चैनल का नाम है क्लास विस्टा केमिस्ट्री, नो गैप्स, क्लास विस्टा केमिस्ट्री @क्लास विस्टा केमिस्ट्री टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, जहाँ पे तुमको है नोट्स मिल जाएगा। और अगर कुछ और भी रिसोर्सेस अगर मुझे मिलता है तो वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए तुम लोग अच्छे से ये वीडियो देखो, पॉज करो, नोट्स बनाओ या फिर टेलीग्राम से स्लाइड्स डाउनलोड कर लो, वहाँ से भी नोट्स बना सकते हो। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग पार्ट 4 में, जहाँ पे हम लोग क्वांटम मॉडल को हम लोग फिर मतलब पहले से स्टार्ट करेंगे। क्वांटम मॉडल के बारे में जानेंगे, क्वांटम मॉडल क्या है, उसका मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन होगा, उसका जो एप्लीकेशन पार्ट होगा, सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। शायद तुम लोगों का दो तीन और एक दो या फिर तीन मतलब लेक्चर्स चाहिए इसको कंप्लीट कराने के लिए। 2 लेक्चर्स पकड़ लो। ठीक है, फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, सेम टाइम संडे 5 PM। तुम लोगों को ये वीडियो अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट संडे 5 PM को। तुम लोग आ जाना अपना लेक्चर नंबर 4 देखने के लिए। तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ो एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।